नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन आपके लिए इसी वक्त हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए, इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम आपको उन खबरों से रूबरू करा देते हैं जिनका जिक्र अगले आधे घंटे हम करेंगे, जिनका विश्लेषण हम अगले आधे घंटे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के रण की। आज कुछ जगहों पर नामांकन दाखिल हुए हैं। कौन कौन सी वो जगह हैं और क्या क्या इवेंट्स वहां पर हुए, क्या क्या कार्यक्रम हुए, ये इस खबर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे अगली खबर, जो कि है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई एक उपलब्धि की। क्या है ये उपलब्धि, किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, भोपाल को कैसे और बेहतर बनाएगी, ये सब कुछ होगा इस खबर के अंतर्गत। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगली खबर की, जो कि है शिक्षकों के सम्मान से जुड़ी हुई। दरअसल शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस सम्मान कार्यक्रम में किन किन शिक्षकों को नवाजा जाएगा, उन्हें उनके नामों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है मौसम से। डाना नाम का एक चक्रवाती तूफान एक्टिवेट हुआ है और उसका मध्य प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे इस खबर में, क्योंकि सावधान डाना आ रहा है। उसके बाद हम रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ में मयाली को लेकर सरकार के सपने क्या हैं, ये सपनों का मयाली के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। ये होगी हमारी आज की 5वीं खबर। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के रण की। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली के जरिए अपनी ताकत आज दिखाई। इस नामांकन रैली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान रोड शो के साथ जनसभा को भी संबोधित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 11 बजे भोपाल से विजयपुर के लिए रवाना हुए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी विजयपुर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक रोड शो में भी उन्होंने हिस्सा लिया। दरअसल विजयपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि रामनिवास रावत यहां पर लंबे समय तक विधायक रहे। कांग्रेस के पूर्व विधायक के तौर पर रामनिवास रावत का लंबा करियर रहा, लेकिन अब वो चूंकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उसी की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विजयपुर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसका आगाज भी आज देखने को मिल गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद विजयपुर में होने वाले उपचुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उपचुनाव के पहले कई कांग्रेसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई जा सकती है, ऐसी भी खबर है। आपको यह भी बता दें कि विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा हैं। मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में विजयपुर के साथ बुधनी में भी 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। विधानसभा में आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी के समर्थन में फॉर्म भरने आए। हमारे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा के नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर। इस अवसर पर हमारे सीताराम आदिवासी और हमसे सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी और सारे के सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिकता के साथ अपने फॉर्म जमा किया है। इसके अलावा खबर छत्तीसगढ़ से भी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद चुनावी रण पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने एक रैली के माध्यम से आज शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के साथ तमाम कांग्रेसी नेता भी नजर आए। उनके साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे और उनसे खास बातचीत भी की बीएसटीवी के संवाददाता ने।
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया है। रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आकाश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और जो तमाम युवा कांग्रेस के नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे हुए थे। और इस वक्त हम रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है, जहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। सीधे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफी मुहूर्तों के साथ, काफी पूजा पाठ के साथ जो है वो नामांकन दाखिल आपने किया है। पूजा अर्चना करने के बाद आप नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए। हाँ, रायपुर दक्षिण के युवाओं का जोश, महिलाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम नामांकन भरा है। नामांकन में बड़ा समर्थन लोगों को मिला है और ये बात बताती है कि रायपुर शहर की दक्षिण जनता मेरे साथ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चुनाव जो है कोई राज्य का, दिल्ली का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का चुनाव है, यहाँ के मुद्दों का चुनाव है, जो आने वाले दिनों में तय करेगा कि यहाँ का विधायक जो है कैसा काम करेगा, यहाँ के मुद्दे पे कैसा काम करेगा, यहाँ के मूलभूत सुविधा पे कैसा काम करेगा। ऐसा चुनाव होगा। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का किस तरह से रूपरेखा रहता है, कैसे रणनीति रहती है और कैसे कांग्रेस पार्टी एक नए चेहरे को मैदान पर उतारने के बाद कैसे जीत हासिल करने के लिए मेहनत करती है और इसका क्या रिजल्ट होता है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 25 अक्टूबर को भोपाल के RCVP नरोना प्रशासनिक अकादमी के स्वर्ण जयंती हॉल में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के पुरस्कृत 2 शिक्षकों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि के रूप में 25,000 रुपए, साथ ही शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। पिछले साल के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि के रूप में 11,000 रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के पुरस्कृत 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा विशेष रूप से, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा 25,000 रुपए उन सभी शिक्षकों को दिए जाएंगे जिन्हें राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त होगा, और जो बाकी शिक्षक हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। आपको ये भी बता दें, एक बड़ी खबर, कि इस समारोह में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के खातों में भी रुपए भेजे जाएंगे। मेरे पीछे जो जानकारी आप पढ़ रहे हैं वो इसी खबर से जुड़ी हुई है कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में क्या क्या चीजें होंगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के जो 2 विजेता शिक्षक हैं उन्हें विशेष सम्मान राशि 11,000 रुपए के रूप में इस कार्यक्रम में दी जाएगी, और साथ ही निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रुपए की राशि एक सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक वर्मा को 25,000 रुपए का सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रही बालाघाट की शिरोमणि दहीकर और 31वां स्थान पाने वाले भोपाल के 7वीं के विद्यार्थी आरुष नाथ को भी 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और इसके अलावा जो उनके गाइड शिक्षक हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। और चलिए अब उन शिक्षकों का जिक्र करते हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में मिला था। तो सारिका घारू माध्यमिक शिक्षा शासकीय हाई स्कूल सांडिया होशंगाबाद की टीचर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया था, उनका सम्मान होगा। इसके अलावा रतलाम की सीमा अग्निहोत्री जो कि CM राइज स्कूल में शिक्षक हैं, विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल में, उन्हें भी इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। तो ये तो वो शिक्षक थे जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया। अब जो राज्य स्तरीय सम्मान है वो किन किन को मिलेगा बता देते हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की सबसे पहले बात, दमोह जिले की शीला पटेल जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं प्राथमिक शाला देवरान टपरिया में। इसके अलावा शाहजहांपुर जिले के वैभव तिवारी जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल ताजपुर में। ग्वालियर जिले के ब्रजेश कुमार शुक्ला जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं माध्यमिक शाला बाडौरी मुरार में, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में। साथ ही छिंदवाड़ा जिले के राकेश कुमार मालवीय जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं प्राथमिक शाला कौआ खेड़ा में,
इसके अलावा गुना जिले के राजीव कुमार शर्मा जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं माध्यमिक शाला समर सिंगा में, साथ ही राजगढ़ जिले के सुरेश कुमार दांगी जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं बांगूपुरा की माध्यमिक शाला में, खंडवा जिले की नीतू ठाकुर प्राथमिक शाला झूमर खाली में प्राथमिक शिक्षिका के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा सिवनी जिले के संजय कुमार रजक जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं प्राथमिक शाला भीरा खंडवा के, उन्हें भी इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। एक और लिस्ट है जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के टीचर्स की है, उसका भी हम आपके सामने जिक्र कर देते हैं। तो इस लिस्ट में जो नाम है उनमें जगदीश सोलंकी का नाम है, इंदौर के शिक्षक गुरुकुलम महू में पदस्थ हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा जिले की अमिता शर्मा उमा ये शिक्षक हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। मंदसौर जिले की कीर्ति सक्सेना उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका हैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। भोपाल जिले के राजेंद्र जसूजा जो कि व्याख्याता हैं शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उन्हें भी सम्मानित करेंगे। उज्जैन जिले की ज्योति तिवारी उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा की, और साथ ही शहडोल जिले की अंजना द्विवेदी जो कि माध्यमिक शिक्षिका हैं शासकीय MLB उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। तो ये तमाम शिक्षकों के नाम लेना इसलिए जरूरी था आपके सामने क्योंकि ये वो शिक्षक हैं जो देश का प्रदेश का आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं, और उनके सम्मान का इस तरह से आयोजन किया जाना, उनके सम्मान के लिए इस तरह से आयोजन किया जाना बिल्कुल और बेहद जरूरी भी होता है और होना भी चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल को एक और उपलब्धि। क्या है ये उपलब्धि वो पहले बता देते हैं। भोपाल में निशातपुरा कोच फैक्ट्री के पास 610 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। ये रेलवे ओवरब्रिज तो बनेगा ही, लोगों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? दरअसल ये 6 रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से गुजरने वाला संभवतः देश का पहला रेलवे ओवरब्रिज होगा जिस पर वाहनों की आवाजाही भी संभव होगी। इससे भोपाल शहर की 15 लाख आबादी को फायदा मिलेगा और तकरीबन 15 किलोमीटर का चक्कर बचेगा। गुरुवार को खेल एवं युवक कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने ओवरब्रिज की डिजाइन और प्लानिंग दोनों देखी, साथ ही प्लेटफॉर्म पर जाकर उसका उन्होंने निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित द्वारका नगर क्षेत्र को सीधे खेड़ापति हनुमान छोला से जोड़ने के लिए आरओबी मंजूर हो चुका है। 90 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। 610 मीटर इसकी चौड़ाई, माफ कीजिए लंबाई, और जो चौड़ाई है वो 7 मीटर रहेगी। राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट को रेलवे पूरा करेगा और इसके लिए रेलवे को 72 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बाकी राशि भी जल्द जारी की जाएगी। भूमि पूजन भी जल्द होगा और तकरीबन 18 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छोला की ओर जाने के लिए छोटी गाड़ियों को अभी एक छोटी सकरी पुलिया से होकर गुजरना पड़ता है। बड़ी गाड़ियों को भारत टॉकीज ब्रिज से चक्कर लगाना पड़ता है जो कि तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा पड़ता है। इस आरओबी के निर्माण से ये 15 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी क्षेत्रवासियों को निजात मिल जाएगी। ये भोपाल वासियों के लिए बड़ी सौगात तो है ही, इसके निर्माण से पुराने और नए भोपाल के साथ विदिशा, बैरसिया समेत आसपास के क्षेत्रों से रोड कनेक्टिविटी बेहतर भी होगी। लेकिन जो ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है वो एक बार हम फिर दोहरा देते हैं कि ये संभवतः देश का पहला ऐसा रेलवे ओवरब्रिज होगा जो कि 6 रेलवे ट्रैक्स को पार करेगा। चलिए छत्तीसगढ़ का अब रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से मयाली की पहचान अब एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के तौर पर होने लगी है। सीएम साय की परिकल्पना से न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। विकास की जरूरत और दूरदृष्टि को देखते हुए सीएम साय ने सरगुजा विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया है और साथ ही मयाली में प्रकृति के इस अनुपम उपहार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब और अधिक सुहावना रूप देने में जुटे हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ियों की गोद में बसा सरगुजा संभाग के जशपुर जिले का मयाली नेचर कैंप विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद अब ये सौंदर्य से सराबोर हो रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से मयाली की पहचान एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के तौर पर होने लगी है। सीएम साय की परिकल्पना से न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। विकास की जरूरत और दूरदृष्टि को देखते हुए सीएम साय ने सरगुजा विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही प्रकृति के इस अनुपम उपहार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अधिक सुहावना रूप देने में जुटे हुए हैं। मयाली रिजॉर्ट जशपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर कुनकुरी विकास खंड में स्थित है। एक ओर खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियां और इसकी तलहटी में अथाह जल राशि समेटे मयाली बांध मयाली को मनमोहक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सपनों के अनुरूप मयाली में पर्यटकों की सुविधा और विकास के कार्य लगातार जारी हैं। पत्थरों पर उकेरे गए खूबसूरत दृश्य, रंगीन लाइट में आकर्षित करते पानी के फव्वारे, जुगनुओं की तरह टिमटिमाते झिलमिलाती रोशनी मयाली बांध में भरे हुए पानी के बीच बहुत दूर से ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अपनी खूबसूरती से मयाली बांध और आसपास का सुंदर नैसर्गिक नजारा पर्यटन स्थल के रूप में मयाली को एक नई पहचान देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, प्राधिकरण की बैठक से लौटने पर सीएम साय ने मयाली की जमकर तारीफ की। ये अपना जो डैम है मयाली का, इसमें और कैसे विकास हो, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसका कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए आज प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपया की हमने घोषणा की है। कुल 40 करोड़ के आसपास का इसका बजट है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको देंगे और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है, सब नोटेड है और सरकार उस पर चिंता करेगी। और आज जो इस प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ था उसको बढ़ा के 75 करोड़ किए। हमार महिला स्व सहायता के बहनी मन, माता मन जसप्योर के नाम से महुआ से अनेकों तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। महुआ के लड्डू देसी घी में, महुआ के अचार, अभी जो कोरोना काल रही सो में पूरा जसपुर से महुआ के सैनिटाइजर के निर्माण वहां हुई। हमारे एक जैन बंधु जसपुर के पूरा सैनिटाइजर बनाए के ओकर आपूर्ति करे के प्रयास करिस। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ वनोपज से में भी बहुत रीच है, सैकड़ों तरह के वनोपज है, ओकर भी वैल्यू एडिशन करके हमार किसान मन के आयला बढ़ा सकत हन। पर्यटकों के लिए बेहद खास जशपुर का मयाली नेचर कैंप। मयाली नेचर कैंप में पर्यटक दूर दूर से शांत वातावरण की तलाश में पहुंचते हैं। पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद के साथ प्रकृति के करीब महसूस करते हैं। यहां पहुंचने वाले लोग कैंपिंग और वोटिंग का भी आनंद उठाते हैं। वोटिंग के शौकीन पर्यटक यहां साफ पानी में चलने वाली नाव से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मयाली में अलग अलग आइलैंड और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी विकसित किए गए हैं। पक्षियों के लिए मयाली नेचर कैंप को आदर्श स्थल के तौर पर डेवलप किया गया है। कल तक एशिया के सबसे बड़े चर्च के रूप में पहचाने जाने वाले कुनकुरी विकास खंड की पहचान अब मयाली रिजॉर्ट से होने लगी है। इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े प्राकृतिक दैवीय स्थान के रूप में भी इसे विकसित करने की तैयारी है। पर्यटन को बढ़ावा देने और जशपुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में उद्योग हब के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से साय सरकार लगातार काम कर रही है। मयाली रिजॉर्ट को लगातार विकसित किया जा रहा है। सीएम साय की इस परिकल्पना को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ एक पर्यटन संपन्न राज्य के तौर पर पहचाना जाएगा। न केवल सरगुजा और जशपुर बल्कि साय सरकार प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भी कायाकल्प कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आने वाले दिनों में एमपी के मौसम में चक्रवात डाना का असर दिख सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने राज्य के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश और बिजली चमकने की घटनाओं की आशंका जताई। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब का क्षेत्र तूफान डाना में परिवर्तित हो गया है और इस तूफान के और शक्तिशाली होने के बाद इसके शुक्रवार सुबह तक ओडिशा में पुरी के तट के पास टकराने की संभावना है। अब इसका जो असर है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की तरफ भी ये तूफान बढ़ सकता है
अब इस तूफान के मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने से होगा ये कि पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में वर्षा का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। मौसम बदल सकता है प्रदेश का। आने वाले 27 और 28 अक्टूबर में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अब शासकीय कामों में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की ओर आगे बढ़ रही है। राजस्व विभाग की सुगम ऐप से जनता पारदर्शी तरीके से अपनी रजिस्ट्री या जमीन से जुड़े काम करवा रही है। सरकार की पारदर्शिता से जुड़ी योजनाएं अब जमीनी स्तर पर काम करने लगी हैं और इसका सीधा फायदा जनता को हो रहा है। साथ ही जमीन से संबंधित धोखाधड़ियां और ऐसे मामले रोकने में सरकार सफल भी होते दिखाई दे रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि सुगम ऐप कैसे काम करता है और कैसे राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने की कोशिश लोगों की और अधिकारियों की सोच बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राज में भ्रष्टाचार और लापरवाही जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। इस बात का उदाहरण सुगम ऐप बनता दिखाई दे रहा है। 21 अक्टूबर 2024 वो दिन था जब सरकार ने राजस्व मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया था। सीएम साय की इस पहल से रजिस्ट्री प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक बनी, साथ ही जनता को जमीनी कामों में पारदर्शिता भी दिखने लगी। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद पिछले महीने भर में धोखाधड़ी के मामलों में काफी गिरावट देखी गई। साथ ही साथ अधिकारियों से जुड़ी भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें भी बेहद कम दर्ज की जा रही है। तो लोकेट कर लेता है कि वो जमीन की स्थिति क्या है। दूसरी चीज इसका फीचर है, फायदा यह है कि इससे धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा जमीन की रजिस्ट्री की रुकेगी। इसी प्रकार के कई बार रोड, रास्ता, उद्यान की जमीन को बेच देते हैं, तो फोटो चित्र रहने से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार की जमीन है वो। तो ये भी एक प्रकार से शासन के पक्ष के लिए ये भी अच्छा रहेगा, रेवेन्यू को लॉस को कम करने के लिए, रेवेन्यू लॉस रोकने के लिए। सीएम विष्णुदेव साय की इस पारदर्शिता वाली ऐप से सरकार को भी फायदा पहुंच रहा है। सुगम ऐप आने के बाद सरकार को राजस्व नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सुगम ऐप से संपत्ति की पूरी जानकारी होगी, जिसमें रोड, भवन, फैक्ट्री जैसी संरचनाओं को छुपाया नहीं जा सकेगा। सबसे पहली बात तो सरकारों में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो ऐप लॉन्च किया गया है। काफी दिनों से लोग परेशान होते थे कि उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, बट क्या है, ऐप के थ्रू सेल्फ हम फोटो कैप्चर करके हम उसके माध्यम से हम रजिस्ट्री कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले सरकारों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ये जो सुगम ऐप लेके आए हैं, उससे जो लाइन लगना पड़ता, परेशानी होती थी हम लोग को, वो अब कहीं न कहीं उसका निराकरण कर दिया गया है। पीएम मोदी की गारंटियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता के बीच रखकर पूरा कर दिया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन का उदय हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पंजीयन विभाग के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। सुगम ऐप के माध्यम से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री में एक बड़ा जो गोलमोल होता है, जो धोखाधड़ी होती है, उससे बचा जा सकता है। यानी एक जमीन की बार बार रजिस्ट्री कराने का जो मामला सामने आता है, उसके रोकथाम के लिए सुगम ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से विशेष तौर पर जमीन की पूरी तरीके से फोटोग्राफी होती है, उसका जीपीएस लोकेशन सेव होता है, जिससे उस जमीन का पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से होता है, ताकि उस जमीन का दोबारा किसी तरह से इस्तेमाल या फोटो या फर्जी तरीके से उस जमीन को ना बेचा जा सके। तो इस तरह से सरकार के द्वारा पंजीयन विभाग के द्वारा सुगम ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका फायदा जो है छत्तीसगढ़ के आम लोगों को काफी होने वाला है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।